हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैं भी आंसर ला रहा हूं ना, आप लोग अगर एक बार वीडियो को देख लोगे ना तो एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि इतना आसान भाषा में आपको समझा देंगे, फिर आपको मतलब क्या ही कहूँ, आप लोग खुद पढ़ोगे तो समझोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसी प्रकार हर एक वीडियो को आप देखिए, सोशल साइंस के हर एक सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग पहली बार आए ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 12 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम है, तेल का मजाने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि होशे किसे कहते हैं। क्या भाई, अरे होश नहीं पूछा है, होशे किसे कहते हैं। तब लोग होश संभाल के देखिए क्या बोल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के एक देश त्रिनिदाद, इसको बोलते हैं त्रिनिदाद। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों जो कि महादेश है, उसमें से एक देश है त्रिनिदाद। क्या बोल रहा है, त्रिनिदाद ऐसा होता है। ठीक है, त्रिनिदाद। त्रिनिदाद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को क्या कहते हैं, होशे कहते हैं। यह नाम इमाम हुसैन के नाम पर रखा है। देखिए इमाम हुसैन, हुसैन से होशे मिल रहा है ना, इन्हीं के नाम पर होशे का नाम पड़ा। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के एक देश है त्रिनिदाद, उसमें मनाया जाता है मुहर्रम। मुहर्रम के मेले के को क्या जाता है, कहा जाता है होशे कहा जाता है। और ये नाम किस पर पड़ा, इमाम हुसैन के नाम पर होशे का नाम दिया गया। और जो अगला सवाल है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बड़ी मशीनों और कारखानाओं से ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जो टाइपिंग है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो, खाली मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मशीनों और कारखानाओं के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब जब जब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, कारखाने नहीं थे, उस वक्त जो उत्पादन होता था ना, उसको बोलते हैं आदि औद्योगिकरण। आदि मतलब भाई पुराना, औद्योगिकरण से भी पुराने का बात कर रहा है। बोलता है ना आदि मानव, मतलब भाई हम लोग अभी नहीं मानव है, आदि मानव है ना पुराना मानव। ठीक है, जो पुराने जमाने में मतलब क्या कहते हैं, जो कंदमूल खाकर, जंगली चीज खाकर रहते थे। तो मशीनों से युग के पहले का भी एक युग था, जब चीजें बनती थी, उत्पादन होता था, उस युग को कहते हैं आदि औद्योगिकरण। इस अवधि में गांवों के में सामान बनते थे, जैसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। और इसमें कब बनता था, फैक्ट्री में नहीं बनता था, शहर में नहीं बनता था, गांव में बनता था, घरों में बनता था। सामान का उत्पादन ऐसे किसान करते थे जो कारखानों में काम करने के बजाय अपने घरों में काम करते थे। ठीक है, और देखिए हो सकता है कि उस वक्त एक दो फैक्ट्री हो लगा हुआ हो, लेकिन उस वक्त मतलब औद्योगिकरण का युग नहीं था कि हाँ पे चलो भाई बहुत फैक्ट्री लगा हुआ है, ऐसा नहीं। और ये कहाँ उत्पादन होता था, ये घरों में किसान उत्पादन करते थे, जो कारखानों में काम नहीं करते थे। साथ ही वो अपने खेतों पर भी ध्यान दे पाते थे। मतलब भाई जैसे मान लो कोई सिंपल सा उदाहरण दो, सिंपल सा। ठीक है, पश्चिम बंगाल से बहुत से लोग होते हैं घर में बीड़ी उत्पादन करते हैं, बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो क्या सिर्फ उनका बीड़ी रोजगार है, नहीं, इसके अलावा भी कई खेतों में काम करते हैं। तो क्या इसको आप बोल सकते हो घरों से काम कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से वो लोग भी कुछ ना कुछ बनाया करता था, कपड़े ही सिल लिया करता था। तो इस प्रकार से उद्योग होता था, मतलब इस प्रकार जो होता है उसको बोलते हैं आदि औद्योगिकरण। जो औद्योगिक युग से पहले का जो उत्पादन होता था, उस उत्पादन को बोलते हैं आदि औद्योगिकरण का युग। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा कीजिए। भाई असहयोग आंदोलन जो हुआ उसमें भारतीयों ने क्या क्या तरीका अपनाया, देखो। असहयोग आंदोलन में भारतीयों ने आजादी के लिए कई तरीके अपनाए थे। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा था, असहयोग यानी भाई अंग्रेज सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे, उनके कामों में सहयोग नहीं करेंगे, हम कुछ उसका मतलब बस उसका सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेज सरकार का। तो देखो, जिसमें विदेशी सामान का बहिष्कार, अंग्रेज द्वारा दी गई उपाधियों को वापस देना, शराब के दुकानों की घेराबंदी आदि अनेक से कदम उठाए। क्या क्या उठाई गया कि जो अंग्रेज ने जो भी उपाधि दिया था ना, सबको वापस कर देना कि नहीं भाई हम आपका उपाधि नहीं लेंगे। जो भी अंग्रेजी सामान आ, चाहे देसी चाहे विदेशी शराब हो, चलो भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब विदेशी कोई भी सामान, चाहे वो पहनने का चीज़ हो, विदेशी कपड़ा, ज़्यादातर कपड़ा को ही बहिष्कार किया गया था। ठीक है, सबका बहिष्कार किया गया, नहीं भाई हम अंग्रेजी को ना ना बोलेंगे। ठीक है, खादी को हाँ हाँ बोलेंगे। ठीक है, सामान का बहिष्कार करना, जो अंग्रेजी सामान था उसका बहिष्कार करना, उसके द्वारा उपाधियों को मतलब क्या बोलता है, लौटा देना। और उसके बाद जो शराब का दुकान था उसका घेराबंदी, नहीं भाई बिल्कुल विदेशी शराब नहीं चलेगा। ठीक है, देसी शराब चलेगा, मतलब ऐसा नहीं था कि देसी शराब चलेगा, लेकिन विदेशी शराब नहीं चलेगा। इसके अलावा हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत। देखिए आप लोग टाइपिंग बने जाइएगा, टाइपिंग में थोड़ा आप लोग का ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है जब इसको हम कंप्यूटर में दिए तो। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत ना हो, खाली समझ लो। क्या हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालती छोड़ दी। इस आंदोलन में हर समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया दोस्तों, और इस आंदोलन का एक पूर्ण रूप दिया था। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कुछ भी वर्ग हो, इसमें अपनी भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव को व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। क्या है मतलब जो महामंदी आया ना, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो देखो, आर्थिक महामंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। अब आप लोगों को अर्थव्यवस्था मतलब ही नहीं पता है तो क्या होगा। तो देखो, भारत का जो अर्थव्यवस्था यानी भारत में जो भी मार्केट है भाई, जो भी चीजें बिकती है, जो भी चीजें खरीदी जाती है, पूरा कैसे पूरा का पूरा मार्केट भाई, कितना पूरा देश का मार्केट, ये कितना सामान बेचा रहा है, कितना क्या बोलते हैं खरीदा जा रहा है, लोगों को कितना काम में, ये सारे के सारे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ उस वक्त अर्थव्यवस्था भारी असर पड़ा। क्या 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात तो निर्यात घटकर आधा हो गया। मतलब समझ रहे हो, भारत से जो दूसरे देशों में सामान जाती थी, चाहे कुछ भी हो, टमाटर हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, वो आधा हो गया। जो दूसरे देशों से भारत आता था वो आधा हो गया। भाई महामंदी है, लोग पैसा नहीं है खाने को, लोग सामान क्या मांगे दूसरे देशों से। और इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों में 50%, गेहूं की कीमतों में 50% की कमी आ गई। देखो, गेहूं का जो दाम था, मान लो उस वक्त 2 रुपया किलो था, बोले सर 2 रुपया केजी, बिल्कुल मान लो 2 रुपया किलो था, तो वो 1 रुपया किलो हो गया। मतलब 50%, आधा का आधा खत्म। अब ऐसा हो, मान लो अभी कुछ महामंदी आ जाए और आटा जो अभी 30 रुपया किलो है या 34 रुपया किलो है, तो अचानक से 15 रुपया किलो आ जाए। ठीक है, फिर भी खरीदने वाले लोग नहीं, क्यों, लोग पैसे नहीं है, महामंदी आ चुका है। कृषि उत्पादों की कीमत घट गई थी, उसके बावजूद सरकारों ने किसानों से पहले की तरह ही कर वसूलना जारी रखा था। जो किसान कृषि उत्पाद था, जो भी है, मतलब चावल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज जो भी है, इस सभी का दाम घट गया था। लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने क्या, करों पर कोई मतलब कम नहीं किया, जो टैक्स लगता था उसमें कोई कमी नहीं की। इस तरह से किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। कई किसानों को अपनी जमा पूंजी निकालना पड़ा और जमीन और जेवर भी बेचने पड़े। कई किसान क्या अपना जमा पूंजी निकालना पड़ा, अपना जमीन बेचना पड़ा, अपना जेवर बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई उतना कमाई नहीं हो रहा था, बल्कि उससे ज्यादा लॉस मतलब जा रहा था। जितना लगाया था पूंजी वो भी डूब गया। तो क्या किया लोगों ने, अपने जेवरात बेच दिए, क्योंकि भाई जमींदार को तो टैक्स देना है। वहाँ हरामी साला अंग्रेज सरकार बैठा हुआ है ना, उसको गाली ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मतलब क्या, कोई फर्क ना पड़े हम लोग को, इतना घटिया कमीना था ना अंग्रेज सरकार। ठीक है, कीमतें घटने के कारण शहर में रहने वाले लोगों का जीवन पहले से आसान हो गया था। ठीक है, कीमत घटने के कारण जो शहर में लोग रह रहे थे ना, जो मान लो कहीं नौकरी कर रहे थे, उनका जीवन आसान हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा मार किसको पड़ा था? किसको? किसानों को। ठीक है, भारत के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी को कोई असर उतना नहीं पड़ा था। ठीक है, कीमत घटने की वजह से शहर के लोगों का जीवन स्तर पहले से आसान हो गया था। देखो दूसरा क्या है उसके बाद, 19वीं सदी के यूरोप के में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते? मतलब पूरा 19वीं सदी में कुछ 19 जो उद्योगपति था, जो उद्योग मतलब क्या बोलते हैं, सामान का निर्माण करवाते थे, उन लोग मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों, ये श्रमिक है, ठीक है, श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? क्यों देते थे भाई? तो देखो, ये सवाल मैं आप लोग को पहले एक बार कराया हूँ, देख लो, रिवाइज हो जाएगा। तो क्या क्यों देते थे? देखो, मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। सबसे पहला भाई मजदूर का एकदम पूरा था, कोई जितनों ले लो कोई दिक्कत नहीं, मजदूरी कोई कमी नहीं है। कम मजदूरी पर ही मजदूर मिल जा रहे थे, बहुत कम पैसा मजदूर मिल रहा था। उच्च वर्ग के लोग हाथों से बने वस्तुओं को ज्यादा पसंद करते, जो भाई बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, हाथों से बना चीज ज्यादा पसंद करता था। मशीनों को खरीदने का खर्चा भी ज्यादा था। भाई अब मशीन खरीदो, करोड़ों लाखों रुपए खर्चा आएगा, उसके जगह मजदूरी दे दो, 20-30 रुपया हो जाएगा काम। एक एक का कितना ही खर्च, लाख 20 लाख करोड़ रुपए तो खर्चा नहीं आएगा लोगों को देने में। यदि थोड़ी मात्रा में चीजें तैयार करनी होती तो मशीनों की बजाय मजदूरों से काम करवाना बेहतर समझा जाता। अगर मान लो थोड़ी मात्रा में अगर माल उत्पादन करना है, तो मशीनों की बजाय हाथ हाथ से बनी चीजें ज्यादा मतलब अच्छा होता था। ठीक है, मतलब क्या होता है, जल्दी बनता था, या फिर मशीन मशीन चालू करो, मशीन लाओ, थोड़ा सामान उत्पादन करना है, तो एक झंझट वाला काम था। कुछ वस्तुओं में लोग खास डिजाइन की मांग करते थे, जिन मशीनों से बनाना बहुत महंगा पड़ता है। कुछ लोग क्या बोलता है भाई, कुछ खास डिजाइन तरह के कपड़े पसंद है उन लोगों को, तो मशीन में तो भाई एक सांचा था, मारो ठप 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 बन गया, तैयार हो गया। लेकिन हाथ से चीज बन रहा है तो कई प्रकार के डिजाइन हो सकते हैं ना, इसलिए लोग पसंद करते थे उद्योगपति। क्या इस वजह से भाई कौन लेगा इतना, एक तो पैसा इन्वेस्ट करो, ऊपर से इतना उतना फायदा भी नहीं है, तो मशीन नहीं लेंगे भाई हम, चलो आदमी से काम कराएंगे। ठीक है ऐसा सोच रहा था उस वक्त उद्योगपति। अपने शासन वाले क्षेत्रों में जो शासन व्यवस्था है ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया? नेपोलियन भाई एक ऐसा राजा जो भले नाटा था कद में, बहुत क्या बोलते हैं, अच्छा था, अच्छा क्या, बहुत क्या उसको भाई, बहुत तेज था। ठीक है, तो क्या नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया। क्या क्या उन्होंने बदलाव किया? देखो अपने शासन वाले क्षेत्रों में। ठीक है, नेपोलियन को शासन मिला, तो उसने शासन वाले क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव किया? नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली हर अधिकार सुविधा समाप्त कर दी है। ऐसा होना कि चलो भाई अमीर के घर में जन्मा है उसको अच्छा अधिकार मिलेगा, नहीं, जन्म के आधार पर जो भी अधिकार किसी को मिलते थे वो समाप्त कर दिया, जिसको कहा गया, क्या नाम क्या दिया? नेपोलियन कोड या सिविल कोड। ठीक है,
उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया तथा संपत्ति के अधिकार को बहाल किया। ठीक है, हर नागरिक को समान अधिकार दिया और संपत्ति के अधिकार, चलो भाई ये तुम्हारा संपत्ति है, ये तुम्हारा संपत्ति है, उसका अधिकार दिया गया। ठीक है, लोग बड़ा खुश हुए। फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण, मतलब फ्रांस की तरह जितने उसके नियंत्रण वाले इलाका था ना उसमें प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार मतलब भाई चलो कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, लोग अच्छे से काम करेंगे। यातायात और संचार के साधनों में सुधार किया, लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे तो उस साधनों में सुधार किया गया। हो सकता है बसेस चालू करेंगे, तब बसेस था कि नहीं पता, लेकिन यातायात के साधनों में शुरू किया गया होगा ही, तब तो सर आविष्कार हो ही गया था। ठीक है, तो यातायात के साधनों में सुधार किया गया। उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। जमींदारी प्रथा प्रथा ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा बताऊं मिस्टेक है, समाप्त कर दिया। और किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसानों क्या भूदास्ता और जागीरदारी के शुल्कों से जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता था उन सब से किसानों को मुक्ति दिलाया। तो भाई नेपोलियन हीरो बन गया था। ठीक है, बहुत तेज आदमी था नेपोलियन। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, आप लोग एग्जाम के लिए इसको जरूर देखिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा लोग एक एक चीज को समझा दिया हूँ। देखो अगर समझ लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछे इससे संबंधित थोड़ा अलग से भी पूछे, घुमा फिरा के आंसर लिखोगे आप लोग। लेकिन भाई रट के जाओगे ना, एक तो आप कोई गाइड देखोगे तो आंसर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कम से कम देख लो, अच्छा होगा एग्जाम में कह रहा हूँ। और जिस प्रकार पिछली बार विद्यार्थी फोड़े थे, आप लोग भी फोड़ोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विकल्प नहीं, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे। तो देख लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।